हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन, राष्ट्रभाषा भाग 6 पाठ 17 भविष्य की ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा क्या है? भविष्य की ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में जानेंगे और आपको पता लगेगा कि ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किन स्रोतों के द्वारा प्राप्त होती है। अब आप देखिए, ऊर्जा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद है। पूरी प्रकृति में आजाद रूप से हमें ऊर्जा मिलती है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, इस धरती पर पूरे उसमें जो कुछ भी है वह आंतरिक ऊर्जा के द्वारा क्या है? चालित है। अंदर की ऊर्जा से सब कुछ चल रहा है। ऊर्जा आधुनिक जीवन शैली का भी अविभाज्य अंग है। जो हमारी आधुनिक शैली चल रही है आजकल की, उसका भी विभाजन न करने वाला ये भी एक अविभाज्य अंग है। इसके बिना आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व की कल्पना भी बिल्कुल नहीं की जा सकती। ऊर्जा नहीं होगी तो इसके बिना जो आधुनिक हमारी सभ्यता है इसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा बिना ऊर्जा के। ऊर्जा के बिना तो कुछ भी नहीं चलता बच्चों, है ना। ऊर्जा और पर्यावरण के संबंध को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऊर्जा और जो हमारा पर्यावरण है उसको बिल्कुल हम अनदेखा नहीं कर सकते। वास्तव में भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के प्रयास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, हो भी रहा है आजकल, क्योंकि हम आधुनिक युग में इतना चल रहे हैं और उस एक दूसरे सब कुछ पाने की चाह में क्या हो रहा है? ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। हर चीज़ चाहिए, हर व्यक्ति को हर चीज़ चाहिए, तो उसके लिए किसका उपयोग हो रहा है? ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन क्या हो रहा है? उनको वो बढ़ता जा रहा है। वातावरण में, पूरे वातावरण में जो हमारा पर्यावरण है उसमें ग्रीन हाउस गैसों का वो बढ़ गई हैं। इसका परिणाम है ओजोन परत का क्षरण और धरती का बढ़ता हुआ ताप। जो धरती पर उस ऊर्जा से जो गर्मी बढ़ रही है उससे क्या हो रहा है कि ओजोन की जो परत है वो फैल गई है चारों तरफ, और इसीलिए ऊर्जा के अन्य विकल्पों के विकास और शोध की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अब ये पता करा जा रहा है कि ऊर्जा के और कुछ और हम विकल्प देखें कि जिससे क्या हो कि वातावरण हमारा प्रदूषित ना हो, दूषित ना हो, कैसे ऊर्जा भी मिलती रहे और जिससे वातावरण भी हमारा दूषित ना हो। तो जिन स्रोतों से हम ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है अनवीकरणीय स्रोत, है ना, अनवीकरणीय स्रोत है। दूसरा है नवीकरणीय स्रोत। अब ये देखिए कौन कौन से होते हैं। अनवीकरणीय या परंपरागत स्रोत कौन कौन से? ये वो स्रोत है जिनको बनाया गया था लाखों करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। लाखों करोड़ वर्षों की जो हमने क्रियाएं करी, बहुत मेहनत करी, उससे जो हमने प्राकृतिक जो नेचुरल क्रियाओं से बनाया, वो कौन सा है? वो है अनवीकरणीय। ठीक है। और क्योंकि इनका पुनर्भरण संभव नहीं है, क्योंकि इनका दोबारा बनना संभव नहीं होता। कोयला, गैस, पेट्रोलियम ऐसे ही परंपरागत, ये सब परंपरागत स्रोत हैं। जो कोयला है, गैस है, पुराने हैं, बहुत पुराने, प्राचीन है, जो मानवीय कार्यकलापों द्वारा समाप्त हो जाते हैं। जब मनुष्य इन कार्य से करता है काम तो ये समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा भी है। और जो हमारा वातावरण है उसके लिए, जैसे गैस है, खतरा तो है ही, कोयला है, ये भी खतरा है, पेट्रोलियम, ये भी खतरा है, तो ये पर्यावरण के लिए बहुत गंभीर खतरा भी है। ऊर्जा के वे विकल्प जो पूर्णीय हैं और पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते, उन्हें कौन से कहते हैं? नवीकरणीय। ये नए हैं अभी, और जो जिनसे कि पूरे हमारे वातावरण में कोई हानि नहीं पहुंचती उनसे, वो कौन से हैं? नवीकरणीय हैं। वो कौन कौन से? अक्षय ऊर्जा स्रोतों के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनको कैसे रूप में जाना जाता है? नवीकरणीय वालों को अक्षय ऊर्जा स्रोतों के रूप में जाना जाता है। अक्षय ऊर्जा स्रोत अबाध रूप से, बिना बाधा के, बिना किसी रुकावट के भारी मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ बहुत सुरक्षित है, इनसे कोई हानि भी नहीं है और इन पर विश्वास भी किया जा सकता है। ये जो अक्षय स्रोत हैं इनसे कोई हानि नहीं है और इन पर हम अच्छे से विश्वास कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के
रूप में जाने जाते हैं। ये जितने भी ऊर्जा है ये किसके स्रोत हैं? अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में। कौन कौन से? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये आगे मैं बताऊंगी आपको सौर ऊर्जा में कौन कौन से होते हैं, पवन ऊर्जा में क्या होते हैं, जल विद्युत ऊर्जा में कौन कौन से होते हैं, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा में क्या होता है, और जैव ऊर्जा जैविक ऊर्जा में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो सौर ऊर्जा के बारे में जानते हैं बच्चों हम। सबसे पहले सूर्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है। जो हमारा सूरज है इसके पास बहुत ऊर्जा है और पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक ऊर्जा का मूल आधार भी है। ये जो हमारी नेचुरल ऊर्जा है इसका ये मूल आधार है सूरज। सौर ऊर्जा का अथाह भंडार होने के कारण यह ईंधन का जो ईंधन हम प्राप्त करते हैं उसका सबसे आदर्श और सबसे ज़्यादा फैला हुआ, सर्वव्यापी, सबसे ज़्यादा फैला हुआ स्रोत है। कौन? सूरज। सूरज से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा अत्यधिक विस्तारित है, बहुत अधिक फैली हुई है और प्रदूषण मुक्त भी है, और इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता। सूरज से क्या प्रदूषण होगा? बिल्कुल भी सूरज तो लोग खुद ही प्रदूषित कर देते हैं, तो बेचारा सूरज छिप जाता है। सौर ऊर्जा रोशनी व ऊष्मा दोनों रूपों में प्राप्त होती है। जो ये सौर ऊर्जा होती है ये हमें उजाला भी देती है, प्रकाश भी देती है और ऊष्मा गर्मी भी प्रदान करती है। सौर ऊष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने, पानी गर्म करने, खाना पकाने, वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशन, जल परिष्करण तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है सौर ऊर्जा का। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा रूपांतरित करके बिजली बनाई जाती है। जो सूर्य के प्रकाश को क्या करके, फोटोवोल्टाइक एक प्रणाली है फोटोवोल्टाइक, इसके द्वारा क्या करते हैं, बिजली बनाई जाती है। इसके लिए सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। इस बिजली से घरों में रोशनी के अलावा टेलीविज़न, रेडियो, पंखे, सौर जल पंप होते हैं, जैसे सबमर्सिबल वगैरह जो ये भी चलाए जा सकते हैं। रेगिस्तानी, पहाड़ी, द्वीपीय, जंगली इलाके जहां प्रचलित ग्रिड प्रणाली द्वारा आसानी से बिजली नहीं पहुंच पाती, ऐसे बहुत कठिन जगहों पर, कठिन क्षेत्रों में जहां बिजली नहीं पहुंच पाती है, उन क्षेत्रों के विकास में फोटोवोल्टाइक प्रणाली के द्वारा चलने वाले यंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां पर ये बिजली पहुंच नहीं सकती है वहां पर ये सौर ऊर्जा से चलने वाले ये यंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सौर जल ऊष्मक के प्रयोग से जल की भारी मात्रा को 60 डिग्री टू 70 डिग्री तक गर्म किया जा सकता है। कितनी डिग्री तक? 60 से 70 डिग्री तक गर्म किया जा सकता है। घरेलू प्रयोग और विभिन्न उद्योगों के लिए ये बहुत उपयोगी है। देखो आप सौर ऊर्जा के ये बहुत सारी चीजें देख रहे हो बच्चों। ये क्या है? ये क्या है बताइए? सोलर पैनल दिख रहा है अभी आजकल सोलर पैनल बहुत लगा रहे हैं लोग। सोलर कुकर है, ये सोलर की एनर्जी से ही कुकर है ये, और ये सोलर लालटेन है, ये लालटेन है। तो इसमें क्या है, सोलर कुकर आजकल शहरों और गांवों में समान रूप से लोकप्रिय है। शहरों में भी होता है और ये गांवों में भी होता है। इसमें पकाए जाने वाले जो खाने की चीज़ें होती हैं वो बहुत अधिक पौष्टिक होती हैं और लंबे समय तक इनको ताज़ा भी रख सकते हैं। और सौर जल पंप जो होता है, सौर जल पंप ग्रामीण अंचलों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। और जो सौर जल यंत्र है ये जो गांवों में जो खेतों की सिंचाई वगैरह होती है उसके लिए बहुत काम आ रहा है। ये सौर वायु ऊष्मक का व्यापक प्रयोग अनाज, चाय पत्ती, लकड़ी, मसाले आदि को सुखाने में किया जाता है। किसका प्रयोग? सौर वायु ऊष्मक का व्यापक का प्रयोग। सौर लालटेन को, ये जो सोलर लालटेन है इसको देखिए, सोलर लालटेन को सूरज की रोशनी में 6 से 8 घंटे तक चार्ज किया जाता है। उसके बाद ये बिना किसी खर्च के 3 घंटे तक आराम से चलती है। पहले इसको चार्ज करा जाएगा कितने घंटे तक? 6 से लेकर 8 घंटे तक इसको सूरज की रोशनी में चार्ज किया जाता है। फिर ये 3 से 4 घंटे तक आराम से चलती रहती है। ये केरोसिन आधारित लालटेन, ढिबरी, पेट्रोमैक्स आदि का आदर्श और हानि रहित विकल्प है। इससे कोई हानि नहीं होती क्योंकि ये विकल्प तो है उनका, जैसे लालटेन जलाते हैं उसमें तेल लगाते हैं, और ढिबरी भी वही होती है उसमें भी मिट्टी का तेल डाल के, पेट्रोमैक्स में भी वही होता है कि तेल डालकर आप चलाओगे उसको, ये उसी का ही एक विकल्प है। लेकिन ये बिल्कुल हानि रहित है, इससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। अब पवन ऊर्जा क्या है बच्चों? पवन ऊर्जा के बारे में, पवन ऊर्जा बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा है। जो हवा बह रही है हमारे चारों तरफ उससे उत्पन्न की गई ऊर्जा है। वायु निःशुल्क और प्रचुरता से उपलब्ध है।
हवा तो हमें बिल्कुल निःशुल्क है, बिना किसी शुल्क के हवा मिलती है। पवन ऊर्जा के उत्पादन से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। पवन ऊर्जा के लिए हवादार जगहों पर, जहाँ बहुत सारी हवादार जगह हो, वहाँ पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है। जब कभी आप घूमने गए होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह जगह पर विंड मिल होती है ना, पवन चक्कियाँ वो लगाई जाती हैं खुले में, जहाँ खुली हवा चलती होती हो, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में क्या हो जाती है, बदल जाती है। जो वायु की जो गतिज ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसे जनरेटरों की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। पवन ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने का एक बहुत अच्छा विकल्प है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है और चीज़ों से, उसको बहुत ही काम की चीज़ है ये पवन ऊर्जा। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करके पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाने वाली विषैली गैसों के उत्सर्जन जैसी समस्या भी नहीं है। इसमें कोई विषैली गैस वगैरह हमें नहीं मिलती है। पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और रखरखाव बिल्कुल सुरक्षित है। और इस प्रणाली को, ये है पवन चक्की, देख रहे हो आप, ये विंड मिल दिख रही है आपको, ये विंड मिल है। वायु की स्थिति के अनुकूल कहीं भी लगाया जा सकता है, खुले में, जैसी वायु की स्थिति हो, जैसे हवा चल रही हो उसी के अनुसार इनको लगाया जाता है। इसके लिए ना तो बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता होती है बच्चों, और ना ही ये अधिक बहुत पैसा चाहिए इसको लगाने में, ऐसा भी नहीं है। इसलिए पवन ऊर्जा को सबसे कम खर्चे वाला और बहुत ही आकर्षक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। तो पवन ऊर्जा जाना आपने बच्चों। अब है जल विद्युत ऊर्जा। ये देख रहे हो आप, जल दिख रहा है ना, गिरते हुए या बहते हुए जल से, गिरते हुए या बहते हुए जल से प्राप्त की गई विद्युत शक्ति को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का 1/3 भाग, 1/3 जो पार्ट है वो जल विद्युत से प्राप्त होता है। जल से जो बनने वाली बिजली है उससे प्राप्त होता है। इसके उत्पादन के लिए नदियों के किनारे क्या करते हैं, बांध बनाकर बहुत अधिक मात्रा में पानी जमा कर दिया जाता है, जिससे खुली नहर और नालों के द्वारा बिजली घर तक क्या करा जाता है, ले जाया जाता है। पानी में जो छिपे हुए गतिज ऊर्जा के उपयोग से, जो पानी के अंदर गतिज ऊर्जा है उसके उपयोग से बिजली घर में स्थित बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं, बड़े बड़े, और इन टरबाइनों की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। जल विद्युत परियोजनाएं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पीने के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए, घूमने के लिए और मछली पालन आदि के लिए लाभकारी होती है। सुदूर, बहुत दूर जो क्षेत्र हैं वहाँ पर, जो बहुत दूर है वहाँ पर पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भी ये जल विद्युत ऊर्जा बहुत उपयोगी है। जल विद्युत, अब ये ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा है बच्चों। ज्वार भाटा से हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को टरबाइनों की मदद से, है ना, विद्युत में, बिजली में बदल दिया जाता है। इसमें पानी ऊपर चढ़ने और फिर नीचे उतरने, दोनों स्थितियों में विद्युत शक्ति, बिजली की शक्ति पैदा होती है, और इसे लहर ऊर्जा भी कहते हैं। किसको कहते हैं, ज्वार भाटा वाली इसको लहर ऊर्जा भी कहते हैं। हालांकि इसका अभी बहुत कम उपयोग होता है, लेकिन निकट आने वाले भविष्य में इसमें अपार ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता छुपी हुई है। इस ऊर्जा में, जो ये ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा है, अभी तो कम है, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसा लगता है कि इसमें बहुत अपार ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता छुपी हुई है। अब है जैव ऊर्जा। ये क्या है, धरती पर मौजूद सारी वनस्पति और जीव पदार्थों को क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। क्या बोलते हैं, बायोमास कहते हैं। इनसे प्राप्त ऊर्जा ही क्या है, जैव ऊर्जा है। जो हमें इन प्राकृतिक, जो ये जीव पदार्थ हैं, वनस्पति है, इनसे जो प्राप्त होती है वो क्या है, जैव ऊर्जा है। बायोमास मनुष्य के द्वारा जाना हुआ सबसे पुराना ऊर्जा स्रोत है। बायोमास जो है, मनुष्य ने जो सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत जाना वो बायोमास को ही जाना। इससे पहले उन्हें ऊर्जा स्रोत के बारे में पता नहीं था। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो भोजन बनाते हैं वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में उनमें इकट्ठा हो जाता है। इस ऊर्जा को विभिन्न विधियों से, तरह तरह की अलग अलग विधियों से जैव ऊर्जा में बदला जाता है, और जैव ऊर्जा का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे ठोस रूप में खाना पकाने के लिए लकड़ी, पशुओं के गोबर, कृषि अपशिष्ट, घास फूस आदि को जलाकर प्रयोग करते हैं। ये तो ठोस रूप में हो गया। अब है ये
द्रव रूप में पौधों में पाए जाने वाले स्टार्च, जो पौधों में पाए जाते हैं स्टार्च या शर्करा जो होती है, बने एथेनॉल तथा वनस्पति तेलों से बने बायोडीजल का उपयोग सीधे ही या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वाहनों में पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। पेट्रोलों में जो वाहनों में जो पेट्रोल डलता है उसमें भी किया जा सकता है द्रव के रूप में। और गैस के रूप में पशुओं के व्यर्थ पदार्थ, जो पशुओं के व्यर्थ बेकार चीज़ें होती हैं तथा कचरे आदि को बायोगैस, जैसे गोबर वगैरह होता है उसमें बायोगैस प्लांट में बायोगैस में बदल दिया जाता है। रसोई में उपयोग के साथ साथ गैस आती है, बायोगैस भी है, गैस भी है रसोई में। इसे डीजल पंप और डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं इससे हम बायोगैस से। और गैस रूप में रूपांतरित होने के बाद बचे हुए अपशिष्ट का इस्तेमाल खाद रूप में भी किया जा सकता है। जो और इसके बाद में जो बच जाता है उसको खाद रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये निश्चित है, देखो ये सब बच्चों दिखाया जा रहा है आपको कि कौन सा बायोगैस है, कौन सी ठोस है, कौन सा द्रव गैस है ना, सब समझ में आ रहा है आपको। आने वाले कुछ हजार वर्षों में हमारा परंपरागत ऊर्जा भंडार, जो पुराना ऊर्जा भंडार है, वो समाप्त हो जाएगा। इस तथ्य को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास व उपयोग आज की आवश्यकता है। अब नए नए ऊर्जा के स्रोत लाकर उसका विकास किया जा रहा है, उसी से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस विषैली गैस को नियंत्रण करना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है अब हमारे लिए, जिसके लिए सभी देश बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रदूषण को, इस जहरीली गैसों को, पर्यावरण में फैलने वाले को कैसे रोका जाए। निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी का स्वरूप अक्षय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होने वाला है, निश्चित रूप से निर्धारित होने वाला है, और यही अक्षय विकास का मुख्य स्तंभ है। ठीक है, कौन सा? अक्षय ऊर्जा के आधार पर जो हमारा ये 21वीं सदी में जो इसका स्वरूप निर्धारित होने वाला है, निश्चित रूप से यही अक्षय विकास का भी मुख्य स्तंभ कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपने देखा ऊर्जा, आपने अभ्यास कार्य है, बताइए क्या पढ़ा आपने? ऊर्जा के अन्य विकल्पों की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है? क्यों महसूस की जा रही है आपको पता है? क्योंकि वातावरण में क्या हो रहा है, जैसे भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के प्रयास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, और जिससे वातावरण में क्या हो रही है, ग्रीन हाउस गैसों का क्या हो रहा है, उत्सर्जन बढ़ रहा है। इसका परिणाम यह है कि ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षरण, और धरती का बढ़ता हुआ ताप। इसीलिए ऊर्जा के अन्य विकल्पों के विकास और शोध की आवश्यकता महसूस की जा रही है। समझ में आया बच्चों? क्योंकि ताप बढ़ रहा है और ओजोन परत का क्षरण हो रहा है और धरती का बढ़ता हुआ ताप, इसी के लिए ऊर्जा के और अन्य विकल्पों के विकास के शोध की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सौर लालटेन क्या है? सौर लालटेन क्या है? वैसे तो ये विकल्प है उनका, और जैसे लालटेन थी, पेट्रोमैक्स थे उनका, लेकिन इसको हम 8 से 10 घंटे तक वहाँ पर चार्ज करके सूरज के आगे, और हम इसको बिना किसी उसके 3 से 4 घंटे तक चला सकते हैं, क्योंकि ये सौर ऊर्जा से इसको हम संचालित करते हैं। सौर ऊर्जा से ये सौर लालटेन चलती है। नेक्स्ट है बच्चों, बहते हुए जल से जल विद्युत ऊर्जा कैसे बनाई जाती है? गिरते हुए या बहते हुए जल से प्राप्त की गई विद्युत शक्ति को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। कैसे बनाई जाती है? विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का 1/3 भाग किससे है? जल विद्युत से प्राप्त होता है हमें, और इसके उत्पादन के लिए नदियों के किनारे बांध बनाकर प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में पानी जमा किया जाता है, जिससे खुली नहर अथवा नालों द्वारा बिजली घर तक ले जाया जाता है। पानी में छिपे हुए जो गतिज ऊर्जा के उपयोग से बिजली घर में स्थित बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं। इन टरबाइनों की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, 21वीं शताब्दी का स्वरूप किस आधार पर निर्धारित होने वाला है? 21वीं शताब्दी का स्वरूप अक्षय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होने वाला है, और यही अक्षय विकास का मुख्य स्तंभ है।
समझ में आया बच्चों? ये कार्य, ये प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में बच्चों बहुत ही स्वच्छ लेखन के साथ करेंगे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, सही उत्तर पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला है हमारा, ज्वार भाटे से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? जल विद्युत ऊर्जा, लहर ऊर्जा या गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? क्या बोलते हैं? लहर ऊर्जा। सेकंड नंबर पे हम इसको ही कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, इनमें से कौन सा विकल्प जैव ईंधन का उदाहरण नहीं है? जैव का उदाहरण कौन सा नहीं है? लकड़ी, कृषि, कूड़ा करकट। जैव का सोलर कुकर उदाहरण नहीं है। फोर्थ नंबर इसको कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, मनुष्य के द्वारा जाना गया सबसे पुराना ऊर्जा स्रोत कौन सा है? बायोमास, पवन ऊर्जा, लहर ऊर्जा या जल विद्युत? तो बायोमास सबसे पुराना जानने वाला है, तो इसको हम पहले नंबर पर इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट है, अक्षय विकास का मुख्य स्तंभ क्या है? पहला है पर्यावरण प्रदूषण से बचाव, जैविक ऊर्जा का उपयोग या अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विकास, या इनमें से कोई नहीं। अक्षय विकास का मुख्य स्तंभ क्या है? अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विकास। तो इसमें हम थर्ड नंबर पर सर्कल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों? एक्सरसाइज नंबर 3 बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहली है, डैश प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद है क्या? ऊर्जा। दूसरा, अनवीकरणीय या परंपरागत स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध है क्योंकि इनका पुनर्भरण संभव नहीं है। नेक्स्ट है, अक्षय ऊर्जा स्रोत अबाध रूप से भारी मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ सुरक्षित और भरोसेमंद है। नेक्स्ट है बच्चों, डैश बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा? पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है, डैश परियोजनाएं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन आदि के लिए लाभकारी है। कौन सी ऊर्जा? जल विद्युत परियोजनाएं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन आदि के लिए लाभकारी है। तो इस प्रकार बच्चों आपने ये देखा ऊर्जा के लिए। अब आपने जाना कौन कौन सी ऊर्जा होती है? जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, है ना। फिर ज्वार भाटा, उसमें भी कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं? ठोस, द्रव के रूप में, गैस के रूप में, कितनी सारी ऊर्जाओं के बारे में जाना। तो इस पाठ को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ना और समझना, और फिर मुझे भी बताना कि आपने पाठ से क्या समझा है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे बच्चों फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए आभार।